साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग इनसाइट आईएएस कोचिंग का जो मंथली करंट अफेयर आता है, जिसके तहत हम लोग नवंबर 2020 के करंट अफेयर को देख रहे हैं। अभी तक इससे संबंधित 2 वीडियो हो चुके हैं। अब यह तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग आगे की चीज़ों को देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे संविधान के अनुच्छेद 102 के 1 और अनुच्छेद 191 के 1 के बारे में। तो ये जो दोनों अनुच्छेद हैं, ये आपके लाभ के पद से संबंधित है। तो संविधान के अनुच्छेद 102(1) जो है, ये किसी सांसद से संबंधित है, जबकि जो अनुच्छेद 101 का 1 है, ये जो है विधायक अथवा विधान परिषद के सदस्य से संबंधित है। तो इन दोनों को, चाहे सांसद हो अथवा विधायक हो, उसको केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने से रोकने का कार्य करता है। अब चर्चा इसकी क्यों हो रही है? क्योंकि इसलिए हो रही है क्योंकि लाभ के पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर एक संयुक्त समिति गठित की गई। ठीक है, इस समिति के द्वारा विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्या कोई सांसद किसी विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य जारी रख सकता है, तथा क्या इस पर लाभ के पद हेतु जो निर्धारित नियम है वो लागू होंगे या नहीं होंगे। मतलब कोई व्यक्ति यदि किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है और उसके बाद वह सांसद चुन लिया जाता है, तो क्या वो आगे भी उस पद पर बना रहेगा, मतलब प्रोफेसर बना रहेगा, पढ़ाता रहेगा, तो इसको लाभ के पद के अंतर्गत माना जाएगा या नहीं। इस पर ही जो है संयुक्त जो संसदीय समिति है वो विचार कर रही थी। तो अब प्रश्न उठता है कि लाभ के पद से तात्पर्य क्या है, मतलब इसका मतलब क्या है। तो यदि कोई सांसद अथवा विधायक किसी सरकारी पद पर होता है, तो उस पद से लाभ प्राप्त तथा उस पद से लाभ प्राप्त करता है, तो उस पद को लाभ का पद कहा जाएगा। मतलब यदि कोई सरकारी पद पे वो बैठा हुआ है और उससे उसको लाभ भी हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? लाभ का पद कहलाएगा। किसी सांसद अथवा विधायक को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने पर उसको अपनी सदस्यता से हटना पड़ेगा। मतलब उसकी सदस्यता जो है से निरस्त कर दिया जाएगा या उस सदस्यता के वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि संसद अथवा विधानसभा के द्वारा पारित नियमों के तहत जो निर्धारित पद हैं, यदि उन पदों पर सांसद या विधायक रहता है तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि जो लाभ के पद का ये जो मानदंड लाया गया है, ठीक है, इसको अयोग्यता के मानदंड के रूप में क्यों शामिल किया गया है। मतलब लाभ के पद धारित करने पर कोई व्यक्ति जो है अपनी सदस्यता से अयोग्य क्यों ठहरा दिया जाता है। तो इसको देखें तो संविधान निर्माताओं का मानना था कि विधि निर्माताओं को किसी भी प्रकार के दबाव से मुक्त होना चाहिए, ताकि वे विधायी कार्यों का निर्वहन करते समय किसी से प्रभावित ना हो। यदि दूसरे शब्दों में कहें तो किसी सांसद या विधायक को किसी भी प्रकार के सरकारी दबाव के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, और निर्वाचित सदस्य के कर्तव्यों और उसके हितों के बीच में कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। साथ ही लाभ के पद संबंधी जो प्रावधान है, वो जो संविधान में विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्तियों का जो पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया है, उसको ही लागू करने का एक प्रयास के रूप में इस मानदंड को लाया गया है। अब जो विवाद का कारण है, उस विवाद के कारणों को देखें तो जो लाभ का पद है, इसको संविधान अथवा जनप्रतिनिधि अधिनियम जो 1991 है, इसमें परिभाषित नहीं किया गया है। साथ ही लाभ के पद सिद्धांत जो है, इसके महत्व और अर्थ की जो है न्यायालय द्वारा व्याख्या की है, और न्यायालय ने समय समय पर विशिष्ट तथ्यात्मक स्थितियों के संदर्भ में इस मामले पर अपने निर्णय दिए हैं। मतलब टाइम टू टाइम इस पर जो चीज़ें हैं वो बदलती रही हैं। तथा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 102 तथा अनुच्छेद 191 में लाभ के पद का उल्लेख किया गया है, जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर विधि निर्माताओं द्वारा सरकारी पदों को स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तथा अब ये जो लाभ के पद हैं, इसको परिभाषित करने में न्यायालय की जो भूमिका है, मतलब न्यायालय किस प्रकार से इसको परिभाषित की है, उसको भी यदि देखें तो प्रद्योत बोरदोलाई बनाम स्वपन राय, ये 2001 का मामला था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के लाभ के पद पर आसीन होने अथवा नहीं होने संबंधित जो जांच है, वो 4 सिद्धांतों संबंधित जांच करने हेतु 4 सिद्धांतों का निर्धारण होना चाहिए। पहला, क्या सरकार जो है पद पर नियुक्ति, निष्कासन तथा उसके कार्यों पर नियंत्रण रखती है। मतलब जिस पद पर वह व्यक्ति बैठा है, तो उस पद पर जो नियुक्ति का मामला है या निष्कासन या उसके कार्यों पर सरकार का कोई नियंत्रण है। और उसके अलावा दूसरा, क्या सरकार उस पद से संबंधित जो है उसको पारिश्रमिक तथा तनख्वाह
को निर्धारित करती है। तथा तीसरा जो सिद्धांत है कि क्या पद के मूल निकाय में सरकारी शक्तियां निहित हैं, मतलब जिस पद पर वह व्यक्ति बैठा है वहाँ उसको ऐसे अधिकार हैं कि वह धन जारी कर सकता है, भूमि आवंटन या लाइसेंस देना इत्यादि इस प्रकार के कार्य कर सकता है। चौथा सिद्धांत यह है, क्या उस पद को धारण करने वाला व्यक्ति संरक्षण के माध्यम से किसी निर्णय को प्रभावित करने में सक्षम है। तो ये 4 सिद्धांत हैं जिनके आधार पर यह निर्धारित किया जाएगा कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है यहाँ पे दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। तो इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा में अयोग्य घोषित किए गए भारत के प्रथम संसद सदस्य, जिनका नाम क्या रहा है, लालू डुहोमा, इनके बाद अब मिजोरम में विधानसभा सदस्य के रूप में भी अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो पूरा मामला क्या था कि हाल ही में मिजोरम विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ये जो पार्टी है, इसके विधायक लाल डुहोमा को अयोग्य घोषित करते हुए सदन से बाहर कर दिया गया। अब इनको अयोग्य घोषित क्यों किया गया है? क्योंकि श्री लाल डुहोमा जो है ये विधायक के रूप में जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं, उसका आधार क्या है कि ये अपने शेरछिप विधानसभा क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, मतलब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ये जीते थे। और उसके बाद जीतने के बाद ये इन्होंने स्वयं को जोरम पीपुल्स मूवमेंट का प्रतिनिधि के रूप में घोषित कर दिया। तो जैसा कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है इसके तहत है कि यदि आप जो है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतते हैं तो आप किसी पार्टी में शामिल हो जाएंगे तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो इसी के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने इनकी अपनी इस घोषणा के कारण, जो ये इन्होंने घोषणा की कि मैं इस पार्टी का सदस्य हूँ, तो इनका जो स्वतंत्र विधायक का दर्जा था उसको समाप्त कर दिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि दल बदल विरोधी कानून है क्या। तो संविधान में जो 52वां या 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा एक संविधान में एक नई अनुसूची, जिसको 10वीं अनुसूची कहते हैं, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें सदन के सदस्यों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में सम्मिलित होने पर दल बदल के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में प्रावधान किया गया तथा इसमें उस प्रक्रिया को निर्धारित किया गया, ये जो 10वीं अनुसूची है, जिसके द्वारा विधायकों तथा सांसदों को सदन के किसी अन्य सदस्य की याचिका के आधार पर सदन के पीठासीन अधिकारी, जो पीठासीन अधिकारी है, मतलब लोकसभा में अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा में सभापति हो गया, उसके द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। तथा दल बदल कानून लागू करने के सभी जो अधिकार हैं वो सदन के अध्यक्ष या सभापति को दिए गए हैं और उनका जो निर्णय होता है वो अंतिम होता है। और यह जो कानून है वो संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों में समान रूप से लागू होता है। अब थोड़ा सा वो आधार देख लेते हैं जिनके आधार पर किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाइड किया जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से संबंधित है, मतलब किसी पार्टी से वह चुनाव जीतता है, तो यदि उसने स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक पार्टी की सदस्यता त्याग दी है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, मतलब उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसके साथ ही यदि वह किसी पार्टी का है, यदि वह सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है, मतलब व्हिप जारी किया गया और उस व्हिप के खिलाफ वो जाकर के मत देता है अथवा मतदान में अनुपस्थित रहता है और इस कार्य के लिए उसकी राजनीतिक दल ने, जिस पार्टी का है, उसको 15 दिनों के भीतर यदि उसे माफ़ नहीं किया है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति चुनाव में निर्दलीय रूप से जीतता है, मतलब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतता है और उसके बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, जैसा कि जो उपरोक्त जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें जैसा कि हुआ है, तो वो डिस्क्वालीफाई होगा। इसके अलावा यदि विधायिका का सदस्य बनने के 6 महीने बाद यदि कोई नॉमिनेटेड मेंबर, मतलब कोई व्यक्ति नॉमिनेट किया जाता है और वह नॉमिनेट होने के बाद 6 महीने के बाद यदि किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता चली जाएगी। मतलब 6 महीने के पहले यदि वह शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता नहीं जाएगी। तो ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण से याद रखिएगा। अब इस कानून के कुछ अपवाद भी हैं, जैसे किन परिस्थितियों में कोई सदस्य डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। तो सदन के सदस्य कुछ परिस्थितियों में निर्भरता के जोखिम के बिना अपनी पार्टी बदल सकते हैं। इसमें पहला है कि इसमें बताया गया कि यदि किसी दल के द्वारा किसी अन्य दल में विलय करने की इसमें अनुमति दी गई, मतलब कोई दल जो है दूसरे दल में विलय कर सकता है, परंतु शर्त यह है कि उसके कम से कम जिस भी पार्टी के लोग दूसरे पार्टी में विलय हो रहे हैं
तो उसमें कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में होने चाहिए। जो भी पार्टी मर्ज करे उसके 2/3 विधायक जो हैं इस फैसले के पक्ष में होने चाहिए। दूसरा, ऐसी सिचुएशन में अन्य दल में विलय का निर्णय लेने वाले सदस्यों तथा मूल दल में रहने वाले सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अब जो पीठासीन अधिकारी जो इसके बारे में निर्णय करता है, क्या उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? तो इस जो विधान लाया गया था, इस विधान के अनुसूची जो 10 है, इसके तहत प्रारंभ में कहा गया कि पीठासीन अधिकारी का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होगा, परंतु वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को खारिज कर दिया तथा इस संदर्भ में पीठासीन अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में अपील की अनुमति प्रदान की। मतलब आप यहाँ पर जा सकते हैं। हालांकि यह तय किया गया कि पीठासीन अधिकारी के आदेश के बिना कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा सा जो दल बदल विरोधी कानून है, इस पर जो गठित समितियां हैं उसको भी देखें। तो इससे संबंधित जो एक मेन है चुनावी सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति, इसने जो है इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन के संबंध में जो अपनी अनुशंसाएं दी वो ये है कि यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, ठीक है, तो उसे डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। दूसरा, यदि कोई सदस्य मतदान से परहेज करता है अथवा विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव में पार्टी व्हिप के विपरीत वोट मतदान करता है तथा राजनीतिक दल करता है तो भी वह डिस्क्वालीफाई होगा। और यहाँ पे इन्होंने यह भी कहा कि राजनीतिक दल तभी व्हिप जारी करें, मतलब जारी कर सकते हैं जब सरकार खतरे में हो। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पे, हर मुद्दे पे वो व्हिप ही जारी कर रहे हैं। इसके अलावा विधि आयोग की जो 117वीं रिपोर्ट है उसमें भी इसके बारे में, इसके अनुसार ऐसे प्रावधान जो विभाजन और विलय को डिस्क्वालिफिकेशन से छूट प्रदान करते हैं उन्हें समाप्त किए जाने चाहिए। इन विधि आयोग ने ये अनुशंसा की। इसके अलावा विधि आयोग ने यह भी कहा कि चुनाव पूर्व जो चुनावी मोर्चे या जो गोलबंदी होती है, इसको दल बदल विरोधी कानून के तहत राजनीतिक दलों के रूप में माना जाना चाहिए। ठीक है, इसको जो भी पहले गठबंधन होता है उसको एक राजनीतिक दल के रूप में माना जाना चाहिए, जिससे कि बाद में यदि उसके लोग अलग होते हैं, दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं चुनाव के बाद, तो उसको इस जो कानून के तहत, दल विरोधी कानून के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सके। इसके अलावा राजनीतिक दलों को व्हिप जारी करने को केवल उन मामलों में सीमित करना चाहिए जब सरकार खतरे में, मतलब पार्टियों को तभी व्हिप जारी करना चाहिए जब सरकार खतरे में हो। अब चुनाव आयोग ने क्या सलाह दी उसको भी देख लें। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के द्वारा 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किए जाने वाले निर्णय में चुनाव आयोग की सलाह बाध्यकारी सलाह के रूप में होनी चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग का की अनुशंसा रही है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे न्यायालय की अवमानना के संदर्भ में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यह इसकी बात हो क्यों रही है? क्योंकि अभी कुछ समय पहले भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के द्वारा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया गया। अब इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना का मामला लाया क्यों गया था? तो जो प्रकरण है उसको देखें। तो पिछले महीने, मतलब पिछले कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की शिकायत करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में S.A. बोबडे हैं, इनको एक पत्र लिखा गया और पत्र में मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय पर उनकी लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने तथा उसे गिराने के प्रयासों में सहायता करने का आरोप लगाया था। इसके पश्चात एक वकील ने महान्यायवादी को पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जगन रेड्डी और उनके सलाहकार के खिलाफ न्यायालय की अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए उनकी सहमति मांगी थी। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता क्या है? ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, ये भारतीय विधिक संदर्भ में ये सबसे विवादास्पद तत्वों में से एक है। यदि इसको देखें कि यह है क्या, तो अवमानना कानून की मूल अवधारणा जो है वो अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं करने वालों अथवा उनके आदेशों की अवहेलना करने वालों को दंडित करना रहा है। परंतु यदि भारतीय संदर्भ में देखें तो अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले वक्तव्यों, यदि आपने कुछ ऐसा वक्तव्य दिया है तथा न्यायिक प्रशासन में बाधा पहुंचाने पर भी दंडित करने हेतु अवमानना कानून का उपयोग किया जाता है। ये जो न्यायालय की अवमानना है ये दो प्रकार की होती है, एक आपकी सिविल अवमानना और दूसरी आपराधिक अवमानना। तो सिविल अवमानना में क्या होता है, इसमें न्यायालय के किसी भी फैसले, चाहे आदेश है, दिशा निर्देश है, रिट है या अदालत की अन्य प्रक्रियाओं को जानबूझकर यदि उल्लंघन किया जाता है तो उस दशा में सिविल अवमानना
का मामला बनता है, मतलब उसको सिविल अवमानना के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं आपराधिक अवमानना में क्या होता है, इसमें किसी भी विषय, अब ये विषय आपका मौखिक हो सकता है लिखित शब्दों के माध्यम से, या संकेतों या दृश्य प्रतिबिंबों अथवा अन्य किसी भी माध्यम से या मीडियम से यदि उसके प्रकाशन के द्वारा अदालत की निंदा की जाती है, मतलब यदि आप कोई भाषण ऐसा दे रहे हैं, कोई इस प्रकार से आप लेख लिख रहे हैं, तो उसके द्वारा अदालत की निंदा की जाती है अथवा न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप किया जाता है अथवा बाधा डालने का प्रयास किया जाता है, तो ये सब मामले जो हैं आपराधिक अवमानना के अंतर्गत आते हैं। अब इससे संबंधित जो कुछ प्रावधान हैं उनको भी देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, और अनुच्छेद 215 जो है ये उच्च न्यायालय को न्यायालय की अवमानना के लिए दोषी व्यक्तियों को दंडित करने की शक्ति प्रदान करती है। वहीं 1971 की अवमानना अधिनियम की धारा 10 में उच्च न्यायालय के द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अवमानना करने पर दंडित करने संबंधी शक्तियों को परिभाषित किया गया है, तथा जो अनुच्छेद 19 है संविधान में, अनुच्छेद जो 19 है जिसके तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, उस पर उचित प्रतिबंध लगाया गया है। किन आधारों पर? लोक व्यवस्था तथा मानहानि जैसे संदर्भों, जैसे कि अदालत की अवमानना, इनके आधार पर उस पर उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ऐसा प्रावधान भी किया गया है। अब यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय के लिए, जो उच्चतम न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय के लिए आपराधिक अवमानना कार्रवाई शुरू करने के लिए और न्यायवादी जो है, जो अटॉर्नी जनरल, उसकी सहमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जो उच्चतम न्यायालय वह संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है। इसमें अटॉर्नी जनरल की सहमति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आगे चलते हैं। अगला है सांसदों पर मुकदमा चलाने हेतु विशेष अदालतों के गठन पर सवाल उठाया गया उसके संदर्भ में। तो मामला यह है कि हाल ही में मद्रास उच्च न्यायालय, जो कि कर्नाटक में है, तो मद्रास उच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की समिति के द्वारा सांसदों और विधायकों द्वारा किए गए विभिन्न अपराधों की सुनवाई के लिए जो विशेष अदालत है, विशेष अदालतों का गठन करने की जो संवैधानिकता है, उस पर संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया गया है। और ये जो 3 न्यायाधीशों की समिति है, इन्होंने कहा है, इन्होंने ये बताया कि पृथक अदालतों का गठन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए इन्होंने जो कारण गिनाए वो है, पहला कि अदालतें अपराध केंद्रित होनी चाहिए, ना कि अपराधी केंद्रित। दूसरी, विशेष अदालतों का गठन केवल विधि द्वारा किया जा सकता है, इन्हें कार्यकारी या न्यायिक आदेश द्वारा स्थापित नहीं किया जा सकता है। मतलब यदि ऐसा करना है तो उसके लिए जो है संसद या जो आपकी विधानसभा है वो इस तरह के कोई कानून लेके आए। दूसरी चीज़, जो उच्च न्यायालय की जो टिप्पणियां हैं, इनको यदि देखें तो उच्च न्यायालय की समिति की यह जो रिपोर्ट है, यह वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो आदेश दिया गया उसके विपरीत है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार को विशिष्ट रूप से आपराधिक राजनेताओं पर मुकदमा चलाने हेतु देश भर में 12 विशेष अदालतें स्थापित करनी चाहिए। मतलब 12 विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए अधिकृत किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो यह उसके विपरीत है आपका मद्रास हाई कोर्ट का जो 3 जजों की समिति है उसकी बात। इसके अलावा यह रिपोर्ट जो अभी मद्रास हाई कोर्ट के 3 जजों की आई है, ऐसे समय में आई जब शीर्ष न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की एक पीठ इस प्रक्रिया को, जो 12 विशेष अदालत स्थापित करने की जो प्रक्रिया है, उसको शीघ्रता से निपटाने के तरीकों पर विचार कर रही है। जबकि क्योंकि कुछ मामलों में सुनवाई जो है वो जो राजनेताओं संबंधित मामले हैं वो कई वर्षों से और कुछ दशकों से अटकी पड़ी हुई हैं। तो इसीलिए विशेष अदालतों की आवश्यकता है। यदि विशेष अदालतों की आवश्यकता के बारे में और कुछ देखें तो वर्तमान में पूरे देश में विधायकों के खिलाफ 4000 से अधिक मामले लंबित हैं। इनमें से करीब 2556 मामले मौजूदा सदस्यों, जो संसद सदस्य हैं, और विधायकों के खिलाफ हैं। इसके साथ ही इनसे संबंधित जो मामले हैं वो आपके भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, मानहानि और धोखाधड़ी आदि से संबंधित मामले इनके लंबित हैं। वहीं अधिकांश मामले जो इनके खिलाफ हैं वो आईपीसी की धारा 188 के तहत लोक सेवकों द्वारा जारी किए गए आदेशों के उल्लंघन संबंधित हैं। और काफ़ी मामले जो हैं उस सुनवाई के पहले चरण में ही लंबित हैं, और यहाँ तक कि अदालतों द्वारा जारी किए गए कई गैर जमानती वारंट जो हैं उन पर अमल ही नहीं किया गया है। और इस प्रकार के जो इतने सारे मामले हैं, उन मामलों के समाधान के लिए ही फास्ट ट्रैक कोर्ट को गठित करने की बात की गई है, जो कि केवल इस प्रकार के राजनेताओं से ही संबंधित होगी। अब इस पे आगे क्या किया जा सकता है? तो आगे यही किया जा सकता है कि राजनीतिक दलों को दागी उम्मीदवारों को टिकट देने से मना कर देना चाहिए। दूसरा चीज़, जघन्य प्रकृति के मामलों में
जो नामजद उम्मीदवार हैं उनको चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने हेतु जनप्रतिनिधि अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए तथा दागी विधायकों संबंधित मामलों को फास्ट ट्रैक अदालतों के माध्यम से तेज निपटाना जाना चाहिए। साथ ही चुनाव प्रचार अभियान के वित्त पोषण में अधिक पारदर्शिता लानी चाहिए, जिससे कि ऐसे लोगों पर रोकथाम लगाई जा सके। साथ ही भारत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों के वित्तीय खातों के लेखा परीक्षण की भी शक्ति प्रदान की जानी चाहिए कि उनके पास पैसे आ कहाँ से रहे हैं, जबकि यह अधिकार अभी इसके पास नहीं है। आगे चलते हैं। अगला है, हरियाणा में पंचायत सदस्यों को वापस बुलाने के अधिकार संबंधी विधेयक पारित किया गया है। उसके बारे में बात करें तो अभी हाल ही में हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा हरियाणा पंचायती राज द्वितीय संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया गया है। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायत सदस्यों की मतदाताओं के प्रति जवाबदेही में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। अब इस विधेयक के जो प्रमुख बिंदु हैं उसको देखें तो इस विधेयक में निर्वाचकों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को वापस बुलाने का अधिकार अर्थात राइट टू रिकॉल प्रदान किया गया है। साथ ही इसके माध्यम से कुछ अन्य प्रावधान जैसे कि ग्रामीण निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ऐसे तो पंचायती राज व्यवस्था में 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए है, परंतु इससे अधिक मतलब मिनिमम 33% मिलना ही, उससे अधिक आप दे सकते हैं। तो हरियाणा ने यहाँ पे 50% कर दिया है। इसके साथ ही पिछड़े वर्गों में जो ओबीसी वर्ग है, इसमें जो अधिक वंचित वर्ग हैं इनको 8% का आरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, यह देना अनिवार्य नहीं है, यह राज्य विधानसभाओं के ऊपर छोड़ दिया गया है। ये जब आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था तब। तो यहाँ पर 8% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग में जो अधिक वंचित वर्ग हैं उनको दिया गया है। साथ ही इस विधेयक में काम न करने वाले सरपंचों, ब्लॉक समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटाने का अधिकार जो है मतदाताओं को दिया गया, मतलब राइट टू रिकॉल का अधिकार दिया गया है। अब राइट टू रिकॉल के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसको भी देखें तो इसके तहत पंचायती राज निकायों के सदस्यों व सरपंचों को वापस बुलाने की कार्रवाई शुरू करने के लिए वार्ड अथवा ग्राम सभा के 50% सदस्यों को लिखित में देना होगा और उसके पश्चात एक गुप्त मतदान कराया जाएगा, जिसमें 2/3 मतदाताओं द्वारा जनप्रतिनिधि के खिलाफ मतदान करने पर ही उन्हें पद से हटाया जाएगा। अब जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन थे जो कि आपके स्थानीय स्वशासन से संबंधित रहे हैं, उनमें जो प्रमुख प्रावधान है उनको भी थोड़ा सा देखें तो इसके तहत सभी स्थानीय निकायों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। साथ ही राज्य स्तरीय चुनाव आयोग और वित्त आयोगों की स्थापना का प्रावधान किया गया तथा प्रत्येक स्थानीय निकाय में दलितों और आदिवासियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटों का अनिवार्य आरक्षण किया गया। ठीक है, तो SC/ST के लिए अनिवार्य आरक्षण है, वहीं स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33%, मतलब महिलाओं के लिए भी अनिवार्य आरक्षण कम से कम 33%, उससे आप अधिक कर सकते हैं। साथ ही ग्रामीण और शहरी निकायों की योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों के गठन के संबंधित इसमें ये प्रावधान किए गए हैं। आगे चलते हैं। अगला है, समय पर जांच पूरी न होने पर अभियुक्त को जमानत का अधिकार के संदर्भ में। तो अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए अपने एक निर्णय में कहा गया, यदि जांच एजेंसी के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी नहीं की जाती है तो जो अभियुक्त है उसके खिलाफ किसी भी दर्जे का एक मामला भले क्यों ना हो, उसके बावजूद उसे डिफ़ॉल्ट अथवा अनिवार्य जमानत प्रदान किया जाएगा। तो इस संबंध में जो प्रावधान है उसको भी थोड़ा सा देखें तो इसके तहत जो प्रावधान है यह है कि यदि जांच एजेंसी समय पर जांच पूरी करने में विफल रहती हैं तो जो अभियुक्त है उसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा अर्थात IPC की धारा 167(2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत का आलोप्य अधिकार है। आलोप्य मतलब जिसका लोप नहीं किया जा सकता, मतलब इसे वैनिश या समाप्त नहीं किया जा सकता, ये प्राप्त होता है। तथा IPC की धारा 167 के तहत किसी अभियुक्त को मृत्यु, आजीवन कारावास या 10 साल से अधिक की सजा वाले अपराध के लिए अधिकतम 90 दिनों तक हिरासत में रखा जा सकता है तथा किसी अन्य अपराध से, मतलब इनके अलावा जो अन्य अपराध से संबंधित यदि कोई अभियुक्त है तो उस मामले में अभियुक्त को अधिकतम 60 दिनों की हिरासत में रखा जा सकता है यदि अगले मतलब पूरी जांच यदि पूरी नहीं हो पाई है, आगे मामला नहीं चल रहा है तो। इसके अलावा मजिस्ट्रेटों के लिए अभियुक्तों को विशेष रूप से गरीब तबके के लोगों को अनिवार्य रूप से डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए आवेदन करने संबंधी उनके जो वैधानिक अधिकार हैं उसके बारे में सूचित करना होगा, ऐसा मजिस्ट्रेटों के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही यदि देखें कि जेलों में जो विचाराधीन मामले हैं इनकी संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो वृद्धि का रीज़न क्या है कि अत्यधिक, क्योंकि जो न्यायपालिका में जो है मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और इससे न्याय में देरी होती जा रही है, इसीलिए जो विचाराधीन जो मामले हैं इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। और
इसके अलावा पुलिस और जेल अधिकारी जो होते हैं अक्सर अपनी जो भूमिका है उसको पूरी तरीके से पूरा करने में विफल रहते हैं, जिसके कारण मामलों की सुनवाई में देरी होती है, मतलब जांच पड़ताल सही से नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अधिकांश जो विचाराधीन मामले हैं वो वंचित सामाजिक समूहों से ही हैं। कई सर्वेक्षणों से यह पता चला है कि 50 से 55% अभियोगाधीन जो मामले हैं, जो विचाराधीन मामले हैं, वो अल्पसंख्यक समुदायों और दलित वर्गों से ही संबंधित होते हैं। और चूंकि ये एक प्रकार से शोषित वर्ग होता है, तो इनके पास संसाधनों की कमी के कारण वह अपने लिए वकील की तलाश नहीं कर पाते हैं, तथा पुलिस और जेल अधिकारियों का रवैया भी इनके प्रति शत्रुतापूर्ण ही होता है। और ऐसा शायद ही कभी होता है जब ये उनकी मदद करते हैं। हालांकि 1980 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कैदियों को जीवन और स्वतंत्रता के उनके मूल अधिकार के रूप में निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार दिया गया है, परंतु यह एक प्रकार से सिद्धांत ही है, व्यवहारिक रूप से यह क्रियान्वित नहीं हो पाता है। आगे चलते हैं। अगला है अनुच्छेद 32 और बीते वर्षों में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई इसकी व्याख्या के संदर्भ में। तो अभी हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि यह जो खंडपीठ है वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जो याचिका दायर करने का जो अधिकार है उसको हतोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 32 है क्या। तो संविधान का अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, तथा संविधान के भाग 3 में जिसमें आपको मूल अधिकार दिए गए हैं उसके प्रवर्तन के लिए जो है उपयुक्त प्रक्रिया के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में समावेदन करने का अधिकार इस अधिनियम के इस अनुच्छेद के माध्यम से प्रदान किया गया है। मतलब साधारण भाषा में कहें कि यदि आपके जो भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, यदि आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप उन अधिकारों को पाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत जो है सीधे उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि संविधान के भाग 3 के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं उसमें से किसी को परिवर्तित कराने के लिए, मतलब लागू कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश अथवा आदेश या रिट, तो 5 प्रकार के रिट होते हैं जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट शामिल हैं, जो भी समुचित हो वो जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय के पास होगी। इसके अलावा कुछ अन्य बिंदुओं को देखें तो इस संविधान द्वारा या इस अनुच्छेद द्वारा, मतलब ये जो पूरा आपका अधिकार है इसे संविधान द्वारा अन्यथा प्रावधान किए जाने के सिवा इस अनुच्छेद द्वारा जो भी प्रत्याभूत अधिकार हैं उनको निलंबित नहीं किया जाएगा। मतलब यदि इसको आपको निलंबित करना तो संविधान में ऐसा कुछ संशोधन करना होगा या इस प्रकार कोई प्रावधान करना होगा। इसके अलावा केवल इन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर कोई व्यक्ति, मतलब जो आपके भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार, उनके उल्लंघन किए जाने पर ही कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के साथ सीधे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, अन्य किसी अधिकार के लिए नहीं जा सकता। मतलब जो अधिकार भाग 3 में दिए गए उन्हीं के लिए आप जा सकते हैं। अगला है इसी में कि क्या मूल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों में उच्च न्यायालय से संपर्क किया जा सकता है। तो यदि देखें सिविल या आपराधिक मामलों में किसी पीड़ित व्यक्ति के लिए उपलब्ध सबसे पहला जो उपाय है ट्रायल कोर्ट होते हैं, उसके बाद उच्च न्यायालय और फिर वह उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। मूल अधिकारों के उल्लंघन संबंधी मामलों में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय अथवा अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है, मतलब जो सबसे हायर कोर्ट है वहां अपील कर सकता है। हालांकि जो अनुच्छेद 226 के तहत जो उच्च न्यायालय जाने का जो आपके पास अधिकार है वो जो है अनुच्छेद 32 की तरीके से मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आती है। थोड़ा सा और देखें अनुच्छेद 32 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई हाल की जो कुछ टिप्पणियां हैं उनको भी देख लें। तो रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य जो कि 1950 का मामला है, इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई और उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 32 जो है वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु प्रत्याभूत उपाय प्रदान करता है और यह अनुच्छेद इस अदालत को अर्थात सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के रक्षक और प्रत्याभूति प्रदाता के रूप में अधिकार प्रदान करता है और यह अदालत अर्थात सुप्रीम कोर्ट सौंपे गए उत्तरदायित्वों सहित मूल अधिकारों के उल्लंघन किए जाने के विरुद्ध सुरक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करने से लगातार इनकार नहीं कर सकता। मतलब वह उसे इनकार नहीं कर सकता, उसे सुनवाई करनी ही होगी। इसके अलावा अगला जो है इसमें अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जबलपुर बनाम
एस शुक्ला 1976 का मामला, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आपातकाल के दौरान नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत अदालत में अपील करने का जो अधिकार है वो रद्द हो जाता है। ठीक है, तो यदि आपातकाल लगा है तब आप अपने मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह अंततः उच्चतम न्यायालय और इसके न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है कि जिस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में की जा सकती है उस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाए अथवा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है, यह जो न्यायाधीश होगा या जो उच्चतम न्यायालय है, जो उसका न्यायाधीश है, वही यह डिसाइड करेगा कि कौन से मामले को उसको लेना है या कौन से मामले उसे उच्चतम न्यायालय के लिए छोड़ देने हैं। आगे देखें, अगला है निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्हों पर निर्णय के संबंध में। तो अभी जो मामला कुछ समय पहले घटित हुआ ये था कि केरल उच्च न्यायालय के द्वारा केरल कांग्रेस एम पीजे जोसेफ गुट जो रहा है, इसके द्वारा राज्य में यूनाइटेड, जो कि राज्य में वहाँ केरल राज्य में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का भाग है, इसके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी। ठीक है, इस पीजे जोसेफ गुट के द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिस याचिका को खारिज कर दिया गया। याचिका में इनके द्वारा क्या किया गया था, तो इस याचिका में निर्वाचन आयोग द्वारा जोस के मणि गुट को आधिकारिक केरल कांग्रेस एम के तौर पर मान्यता दी गई थी, उस और जो इनका पार्टी चिन्ह रहा है 2 पत्तियां, उसको आवंटित कर दिया गया था। तो उसी निर्णय को, जो निर्वाचन आयोग का जो निर्णय था, उसको ही इनके द्वारा पीजे जोसेफ गुट के द्वारा केरल उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और उस याचिका को केरल उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। और खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत प्रदत्त अधिकार के तहत आयोग के निर्णय, मतलब 226 के तहत जो निर्वाचन आयोग को जो अधिकार दिए गए हैं, उस निर्णय में वो जो है अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अब प्रश्न उठता है कि राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्हों का आवंटन होता कैसे है। तो निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी राजनीतिक दल को चुनाव चिन्ह का आवंटन करने के लिए कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के समय राजनीतिक दल या जो उम्मीदवार है उसको निर्वाचन आयोग के प्रतीक चिन्हों की सूची में से 3 प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। उनमें से राजनीतिक दल या जो उम्मीदवार को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है उन 3 में से। फिर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के विभाजित होने पर पार्टी को आवंटित प्रतीक चुनाव चिन्ह पर निर्वाचन, मतलब यदि कोई राजनीतिक दल विभाजित हो जाती है, 2 गुटों में बढ़ जाती है, तो जो उस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था या जो प्रतीक था वो किस गुट को दिया जाएगा, यह निर्णय जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अब इसके संदर्भ में जो निर्वाचन आयोग की शक्तियां हैं उसको भी देखें तो चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1998 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और प्रतीक चिन्ह आवंटित करने का अधिकार दिया गया है। और इस आदेश के अनुच्छेद 15 के तहत निर्वाचन आयोग जो है प्रतिद्वंदी समूह जो गुट हैं 2 या जो प्रतिद्वंदी समूह हैं अथवा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के गुटों के द्वारा पार्टी के नाम तथा प्रतीक चिन्ह संबंधित दावों के मामलों पर निर्णय जो है वो निर्वाचन आयोग ले सकता है या लेता है। निर्वाचन आयोग जो है वो राजनीतिक दलों के किसी विवाद अथवा विलय पर निर्णय लेने हेतु एकमात्र प्राधिकरण है। मतलब राजनीतिक दलों के कोई विवाद होता है या उनके विलय पर कोई निर्णय लेना है तो उसके लिए जो एथराइज्ड ट्रिब्यूनल है या जो प्राधिकरण है वो केवल निर्वाचन आयोग ही है तथा इस वैधता पर जो है सर्वोच्च न्यायालय ने सादिक अली बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले जो 1971 था, इसमें इसकी वैधता को बरकरार रखा है। आगे चलते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। यहाँ पे ये आ गया, ये था। अब आगे चुनाव चिन्हों के प्रकार के बारे में बात कर लें, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन संशोधन आदेश 2017 के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतीक चिन्ह जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक आरक्षित श्रेणी में के होते हैं, आरक्षित प्रकार के, एक स्वतंत्र प्रकार के। जो आरक्षित प्रतीक चिन्ह होते हैं ये जो है आपके जो देश भर में जो 8 राष्ट्रीय दल हैं और जो 64 राज्य दल हैं, मतलब जिनको स्टेट पार्टी का दर्जा दिया गया है, वो और जो 8 राष्ट्रीय दल हैं इनको जो प्रतीक चिन्ह दिए जाते हैं जो पार्टी का, वो आरक्षित प्रतीक कहलाते हैं क्योंकि ये किसी और को नहीं दिए जाते हैं। जबकि जो स्वतंत्र जो चुनाव चिन्ह होते हैं ये निर्वाचन आयोग के पास लगभग 200 स्वतंत्र प्रतीक चिन्ह
चिन्हों का एक कोष होता है, जिन्हें चुनावों से पहले जो उस समय नई नई पार्टियां बनती जो कि जिन्हें जो मान्यता नहीं दी गई होती है या जो निर्दलीय होते हैं उनको ये चिन्ह आवंटित किए जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला है चंडीगढ़ पर हरियाणा की तुलना में पंजाब का दावा अधिक मजबूत। इसके संदर्भ में तो अभी हुआ क्या है कि हरियाणा सरकार ने सुझाव दिया है कि यह उचित होगा कि हरियाणा और पंजाब दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में चंडीगढ़ पर सहमत हों तथा दोनों प्रदेश अपनी स्वतंत्र राजधानियां और उच्च न्यायालयों की स्थापना करें। अभी वर्तमान में क्या है कि जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा दोनों की क्या है राजधानी है, और जो उच्च न्यायालय है वो एक ही उच्च न्यायालय दोनों राज्यों के लिए कार्य करती है और साथ ही चंडीगढ़ के लिए भी कार्य करती है। और इसके अलावा चंडीगढ़ स्वयं में अपना में क्या है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो चंडीगढ़ तीन भूमिका निभाता है, खुद केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरी चीज कि वह दो राज्यों की राजधानी है। तो इसी के संदर्भ में हरियाणा सरकार ने सुझाव दिया था। अब प्रश्न उठता है कि चंडीगढ़ का निर्माण क्यों किया गया था। तो विभाजन के दौरान जब विभाजन हुआ था भारत का, उस समय पंजाब की राजधानी क्या थी, वो लाहौर थी। पहले विभाजन के पहले पंजाब की राजधानी लाहौर थी। जब विभाजन हो गया तो लाहौर जो है पाकिस्तान में चला गया, पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। इसके पश्चात पंजाब की नई राजधानी के रूप में चंडीगढ़ का निर्माण किया गया था। फिर ये 1952 से लेकर 1966 तक ये चंडीगढ़ जो पंजाब की राजधानी रहती है। और 66 में क्या होता है, 1966 में पंजाब का फिर से विभाजन होता है। पंजाब को दो राज्यों में बांटा जाता है, पंजाब और हरियाणा के रूप में। तो 1966 में पंजाब के पुनर्गठन के पश्चात, यहाँ बंटवारा नहीं कहेंगे, पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन के पश्चात इस शहर को अर्थात चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी बनाया गया तथा इसे केंद्र शासित प्रदेश भी घोषित कर दिया गया और इस पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण होता है। केंद्र शासित प्रदेश इसे जो है इंदिरा गांधी के समय बनाया गया था। तो जब इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो उससे संबंधित जो घोषणा की गई थी, तो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी उचित समय पर हरियाणा की अपनी राजधानी होगी तथा चंडीगढ़ जो है पंजाब राज्य में सम्मिलित कर दिया जाएगा। इसके बाद पुनः 1985 में राजीव लोंगोवाल समझौता होता है। इसके तहत 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपा जाना था, लेकिन अंतिम समय में राजीव गांधी सरकार ने निर्णय वापस ले लिया था। जो अभी हालिया जो घटनाक्रम है इसमें वर्ष 2018 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चंडीगढ़ के विकास के लिए एक विशेष निकाय गठित करने का सुझाव दिया गया था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री ने इसे अस्वीकार कर दिया और कहा कि शहर जो है निर्विवाद रूप से पंजाब का भाग है। तथा इसके अलावा हरियाणा जो अपनी ओर से एक अलग उच्च न्यायालय की मांग कर रहा था। साथ ही हरियाणा ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जिसमें विधानसभा परिसर में पंजाब के कब्जे वाले, चूंकि जो यहाँ की जो विधानसभा है उसी एक ही बिल्डिंग में दोनों ही राज्यों का कार्य चलता है, तो इसमें हरियाणा विधानसभा के द्वारा यह मांग की गई जो प्रस्ताव ला करके कि विधानसभा परिसर में पंजाब के कब्जे वाले 20 कमरे जो हैं वो इनको सौंपे जाएं। आगे चलते हैं। अब एमपी लैंड्स को निलंबित किया गया है 2 वर्षों के लिए। ये जो केंद्र सरकार का फैसला था कि 2 वर्षों के लिए उसे सस्पेंड किया जाएगा, मतलब निलंबित किया जाएगा, इसको लेकर के एक याचिका दायर की गई थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि एमपी लैंड को निलंबित करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो जो उच्चतम न्यायालय का जो फैसला था उसमें एमपी लैंड्स अर्थात संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को निलंबित करना और उसकी निधि का इस्तेमाल कोविड-19 से निपटने के लिए करना ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, ऐसा बॉम्बे उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। साथ ही यह जो है जो कोविड-19 का जो अभी इसमें मामला चल रहा है यह एक आपदा है, इसलिए सरकार को आपदा प्रबंधन कानून डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सहारा लेना पड़ा और इस कानून को लागू करना जो है केंद्र सरकार का अधिकार है। क्योंकि इस जो एमपी लैंड है इसे आपदा प्रबंधन कानून के तहत ही इसे निलंबित किया गया है, सस्पेंड किया गया है। अब जो संबंधित प्रकरण है उसको थोड़ा समझ लें। तो अभी इसी वर्ष 2020 में अप्रैल 2020 में केंद्र सरकार ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना या इसे इंग्लिश में कहते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम एमपी लैंड्स को निलंबित करने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम का सहारा लिया था और इसी फैसले की सरकार के इसी फैसले के खिलाफ जो है उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसके संबंध में अभी मुंबई हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये जो एमपी लैंड्स जो योजना है इसके बारे में, अर्थात संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। तो यह योजना जो है आपकी दिसंबर 1993 में शुरू की गई थी और इसको शुरू करने का जो उद्देश्य था वो ये था कि संसद सदस्यों के लिए जो एमपी हैं उनके लिए स्थानीय ज़रूरतों के आधार पर सामुदायिक अवसंरचनाओं सहित
मूलभूत सुविधाओं और स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का विनिर्माण करने के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने हेतु एक तंत्र प्रदान करना था, जिससे कि वो अपने कुल मिला के कि अपने क्षेत्र में विकासात्मक कार्य कराने की सिफारिश कर सकें। और ये जो पूरी योजना है एमपी लैंड्स, ये पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है और इसके तहत प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को वार्षिक रूप से 5 करोड़ रुपए की एमपी लैंड्स निधि प्रदान की जाती है। और इसके तहत व्यवस्था की गई कि जो ये पूरी निधि आएगी तो सांसदों के लिए है कि वार्षिक रूप से जो दी जाने वाली एमपी लैंड्स निधि है, इसका न्यूनतम 15% जो है वो अनुसूचित जाति की आबादी, जहाँ एससी रहते हैं उनकी आबादी वाले क्षेत्रों में, तथा 7.5% जो है न्यूनतम वो अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों में कराए जाने वाले कार्यों पर, जो विकास कार्य हैं उन पर खर्च करना अनिवार्य है। इसके साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि आदिवासी लोगों की भलाई के लिए जो कार्यरत ट्रस्ट हैं या सोसाइटीज़ हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं तथा निर्धारित शर्तों के अधीन परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अधिकतम 75 लाख रुपए उनको दिए जा सकते हैं। साथ ही ये जो इस निधि का जो वितरण है वो कैसे होता है, तो ये इसमें कोई सांसद जो है, इसमें सांसद के पास अधिकार नहीं होता है कि वो पैसे को रिलीज करें। इसके लिए जो सांसद निधि होती है यह सीधे जिला अधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती है। और योजना के तहत ये जो पैसा आता है, ये आपका ये जो निधि होती है ये गैर व्यक्तिगत होती है, नॉन लैप्सबल होती है। इसका मतलब क्या है कि यदि 5 करोड़ एक वर्ष के लिए आया है, तो यदि 5 करोड़ का विकास कार्य नहीं कराया जा सका उस वर्ष, तो वो जो पैसा है वो अगले वर्ष 5 करोड़ में जुड़ जाएगा। तो मतलब अगले साल का 5 करोड़ और जो इस साल का जो शेष बचा होगा वो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से अगले वर्षों में कराए जाने वाले कार्यों में उसको जोड़ दिया जाता है। अब इस योजना के तहत सांसदों की भूमिका जो होती है वो अनुशंसा करने की ही होती है, वो केवल सिफारिश ही करते हैं कार्यों की। और जो जिला प्राधिकरण है वो जिला प्राधिकरण कार्यों संबंधी पात्रता की जांच करने, निधि स्वीकृत करने और कार्यान्वयन हेतु एजेंसियों का चयन करने, कार्यों की प्राथमिकता देने, समग्र निष्पादन का निरीक्षण करने और योजना की जमीनी स्तर पर निगरानी करने का अधिकार जो है वो जिला प्राधिकरण के पास होता है। तथा जिला प्राधिकरण के द्वारा संबंधित जिले में कार्यान्वित की जा रही जो भी कार्य किए जा रहे हैं उसका कम से कम 10% परियोजनाओं का उनको प्रतिवर्ष निरीक्षण करना होता है। अब कार्यों की अनुशंसा कैसे होती है, मतलब चूँकि यदि एमपी को देखें, जो आपके संसद सदस्य होते हैं वो कैसे लोकसभा के संसद सदस्य होते हैं, राज्यसभा के होते हैं और नॉमिनेटेड होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो जो लोकसभा सदस्य हैं वो अपने संबंधित निर्वाचन, जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो चुन करके आ रहे हैं वहाँ से संबंधित कार्यों के लिए सिफारिश कर सकते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो किसी राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो जिस राज्य से चुन के आ रहे हैं उस राज्य में कहीं पर भी वो विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। और जो लोग नॉमिनेटेड होते हैं चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में, वो देश भर में कहीं पर भी जो कार्य कराने हैं इस प्रकार के उसके लिए सिफारिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगला जो है वो है अधिशासी प्रकारों पर उच्च न्यायालय के कब्जा के संदर्भ में। ये आंध्र प्रदेश सरकार ने ऐसा आरोप लगाया है कि अधिशासी प्रकारों पर उच्च न्यायालय का कब्जा हो गया है। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बतलाया है कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य के अधिशासी प्रकारों को, मतलब जो विधायी कार्य हैं, जो कार्यपालिका कार्य हैं, उसको लगभग अपने हाथों में ले लिया है। और इस आरोप को सिद्ध करने के लिए कुछ साक्ष्य भी दिए हैं। इसके तहत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कहा गया कि 2 नवंबर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य को विशाखापत्तनम में प्रस्तावित गेस्ट हाउस की निर्माण योजना को इसके समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चूँकि ये कुल मिलाकर के कार्यपालिका कार्य है तो इसमें उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो वर्तमान प्रकरण है वो यह है कि राज्य सरकार का कहना है कि उच्च न्यायालय द्वारा शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा ऐसा करने में उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय समय पर दी गई चेतावनी को पूर्णतः नज़रअंदाज किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने जो सलाह दी है इस प्रकार की कि अदालतों को राज्य के अन्य सह समान अंगों का सम्मान करने, मतलब जैसे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, तो ये सब एक समान है, तो इन्हें अन्य जो समान अंग हैं, मतलब कार्यपालिका, विधायिका, उनका सम्मान करना चाहिए। तथा इस तरह की शक्तियों को स्वयं धारित, मतलब उनकी शक्तियों को, कार्यपालिका या विधायिका की शक्तियों को स्वयं धारित करने से न्यायालय को बचने की सलाह दी गई है। और इस विषय पर जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय है उसको भी देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2008 के एक फैसले में कहा गया कि न्यायिक सक्रियता, जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर न्यायाधीश अपनी सीमा पार नहीं कर सकते हैं और न ही
राज्य के अन्य अंगों से संबंधित कार्यों को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि न्यायिक सक्रियता क्या होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य है कि अदालत के उन फैसलों से होता है जिसमें न्यायाधीश के द्वारा विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनी लेखों की बजाय निजी विद्वता और ज्ञान के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है। और विभिन्न सामाजिक कुरीतियों से राहत प्रदान करने के लिए समुचित न्याय सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब कुल मिला के जो न्यायाधीश होते हैं वो अपने विवेक के आधार पर और अपने ज्ञान के आधार पर वो इस प्रकार के आदेश देते हैं जिससे कि जो कुछ दिक्कतें हैं उनसे लोगों को राहत मिल सके। जिनको जिनको राहत देने का कार्य जो है वो आपकी कार्यपालिका का है और विधायिका का है। आगे देखें इसमें, तो जो शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। संविधान में विभिन्न प्रावधानों के तहत विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंधित कार्य प्रणाली में अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए स्पष्ट रूप से एक रेखा खींची गई है। यदि आप अनुच्छेद 121 देखें और 211 देखें तो 121 और 211 के द्वारा विधायिका को किसी न्यायाधीश के अपने कर्तव्यों के मतलब उसके कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए आचरण के विषय में चर्चा करने से प्रतिबंधित किया गया है। मतलब न्यायालय के मतलब न्यायपालिका और उसके जो न्यायाधीश हैं उनके आचरण के संबंध में या उनके ऊपर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी जो है वो विधानसभा में नहीं की जा सकती है। इसके अलावा अनुच्छेद 122 और 212 में अदालतों को विधायिका की आंतरिक कार्रवाई पर निर्णय लेने पर रोक लगाई गई। मतलब दोनों के लिए एक सीमा रेखा खींची गई है। और साथ ही अनुच्छेद 105 के 2 और 194 के 2 में विधायकों को उनके भाषण की स्वतंत्रता और मतदान करने की स्वतंत्रता के संबंध में अदालतों के हस्तक्षेप सुरक्षा प्रदान की गई है। मतलब कि जो ये विधायक हैं या जो सांसद हैं वो संसद में या विधानसभा में वो जो है कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र होते हैं, उस पर जो है अदालत कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब यदि देखें जो न्यायिक सक्रियता है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, इससे कुछ लाभ हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो सबसे पहले लाभों को देखें तो इससे जो है सरकार की विभिन्न प्रशाखाओं में संतुलन स्थापित करने के लिए एक प्रणाली ये प्रदान करता है। साथ ही यह समाधान के रूप में आवश्यक नवाचार प्रस्तुत करता है। मतलब जो समस्याएं हैं उनका तत्कालिक एक प्रकार से समाधान देता है। और यह न्यायाधीशों को उन मामलों में अपने व्यक्तिगत ज्ञान का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है जहां कानून एक संतुलन प्रदान करने में विफल रहता है। मतलब कानून कौन बनाता है, विधायिका बनाती है। तो वह जो है संतुलन प्रदान करने में जब विफल रहती है तो ये इस प्रकार का निर्णय लेते हैं। इसके साथ ही यह स्थापित न्याय प्रणाली और उसके निर्णयों में विश्वास को दर्शाने का कार्य करती है। साथ ही सार्वजनिक शक्ति के दुरुपयोग पर यह रोक लगाती है और विधायिका के बहुमत संबंधी मामलों में फंसने पर, क्योंकि कोई कानून कब बनेगा जब विधायिका में वो बहुमत से पास हो, तो कई बार क्या होता है बहुमत नहीं होने से जो कानून है वो नहीं बन पाते हैं। तो उस दशा में शीघ्र समाधान उपलब्ध कराती है। अब जो न्यायिक सक्रियता से जो हानियां हैं और इससे संबंधित चिंताएं हैं उनको भी देख लेते हैं। तो संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से खींची गई जो सीमा रेखा उसका ये उल्लंघन है। मतलब जो शक्तियों का पृथक्करण की बात की गई है उसका उल्लंघन है। न्यायाधीशों की न्यायिक राय जो है अन्य मामलों पर निर्णय करने के लिए मानक बन जाती है। साथ ही जो न्यायाधीश के निर्णय हैं वो निजी या स्वार्थी उद्देश्यों से प्रेरित हो सकते हैं। साथ ही अदालतों के बार बार हस्तक्षेप से सरकारी संस्थानों की जो गुणवत्ता है, अखंडता और दक्षता के प्रति लोगों का विश्वास कम हो सकता है। मतलब इस प्रकार से लोगों का जो विश्वास है वो विधायिका और जो कार्यपालिका है या सरकारों के प्रति कम होता जाता है। साथ ही अदालत द्वारा जब सरकारी एजेंसियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया जाता है तो यह सरकार के कामकाज को कहीं ना कहीं सीमित करता है। अब निष्कर्ष रूप में क्या कह सकते हैं, तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राम जवाया बनाम पंजाब राज 1955 मामले में अदालत ने टिप्पणी की कि हमारे संविधान में किसी एक अंग अथवा राज्य के कार्यों का किसी दूसरे अंग द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर विचार नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि राज्य के तीनों अंग विधायिका, कार्यकारी या न्यायपालिका के मध्य संविधान में शक्तियों का व्यापक पृथक्करण किया गया है। मतलब बांट दिया गया है किसको क्या कार्य करना है, और एक अंग को दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करना चाहिए या नहीं करेगा। ऐसा होने पर संविधान द्वारा स्थापित किया गया संवेदनशील संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा और इससे अराजकता फैल सकती है। तो ये पूरा मामला हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इससे आगे की चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।